सर्दी ज्यादा है। और चलो स्टार्ट करते हैं। कल कौन सा, कल क्या क्या किया, रिवीजन कौन रिवाइज कर सकता है, और कौन कौन असाइनमेंट किया? हाँ, बराबर। हम्म। 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 एंड एन और सीखा, हाँ। और एन एंड, हाँ। हम्म। नहीं, तो कल हम लोग ने कैसे वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन के थ्रू अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो कैसे लेना, और कैसे तो कैसे हम लोग ने कंडीशंस लिखा, फिर बाद में कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस भी लिखा,
माउस है, सॉरी अप की प्रेस, डाउन की प्रेस, बटन क्लिक, ऐसे को बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। सॉरी। और फिर बाद में हम लोग ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वापस से देखा, और फिर हमने टचिंग द लाइन, नॉट टचिंग द लाइन, वो कंडीशंस भी लिखी। हमने वापस से फंक्शंस भी बनाए। हमने फंक्शंस वापस बनाए जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग ने एक्सट्रैक्शन किया या हम लोग ने खुद के फंक्शंस बनाए। फिर बाद में मेरा नेटवर्क चल रहा है क्या रे? आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो कल हम लोग ने क्या क्या देखा? कल हम लोग ने वही, मतलब पहले तो स्प्राइट को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे हम लोग कीबोर्ड के एक्शंस के थ्रू कर सकते हैं वो देखा। फिर बाद में हम लोग ने दो लाइन लगाई और एक मेज की तरह कुछ तो भी किया। तो हम लोग ने लेफ्ट एरो से उसको लेफ्ट इधर गया, राइट से राइट गया, ऊपर नीचे हम लोग ने करने का ट्राई किया वही सेम स्प्राइट को। एंड देन हम लोग ने कंडीशंस लिखी। इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग ने ये देखा कि इफ द स्प्राइट इज टचिंग द लाइन, जो हमने दो लाइन बनाए थे, वो लाइन को टच अगर कर रहे हैं तो हम लोग ने उसको बाउंस बैक किया। हमने एक लॉजिक लिखा। हम लोग ने खुद का सोचा कि यार अगर अपन ने प्लस, जब जब लेफ्ट एरो, जब लेफ्ट का पॉइंटर, लेफ्ट एरो क्लिक हो रहा है तो वो प्लस प्लस 10 हो रहा है उसकी पोजीशन, तो क्यों प्लस 10 करना है? प्लस 10 की जगह माइनस 10 करेंगे या माइनस 5 करेंगे ताकि वो वापस आ जाए, उधर जाए ही ना, वो टच लाइन को टच होने से पहले वो बाहर आ जाएगी राइट से, मतलब वापस माइनस होके वाई एक्सिस की तरफ आ जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। प्लस एक और चीज किया हम लोग ने, क्या किया हमने कि हमने एक और प्रोग्राम किया कल, जिसके अंदर हम लोग ने ऑटोमेटिकली मोशन के थ्रू 180 डिग्री से हमारे स्प्राइट को टर्न कर दिया। और फॉर एवर लूप में हमने एक एक स्टेप मूव किया ऑटोमेटिकली। तो एक स्टेप मूव किया, फॉर एवर लूप में एक स्टेप मूव करेंगे तो वो इधर राइट में मूव होते जाएंगी, चलते जाएंगी खुद ब खुद मोशन क्रिएट होगा। क्यों हुआ? क्योंकि मूव कर रहे हैं तुम हर एक एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को एक पोजीशन से या एक पिक्सल से प्लस कर रहे हैं, एक पोजीशन या एक पिक्सल से प्लस कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो आगे भी बढ़ रहा था, पीछे भी जा रहा था। जैसे ही हम लोग को लाइन टचिंग आया, वैसे ही हम लोग ने क्या किया, तो वहां पे हमने एक और क्लॉज लिखा। तो मैंने तुम लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स बताया कल लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे, जो कि और एंड बहुत वाइडली यूज्ड ऑपरेटर है। और एंड ये दो वाइडली यूज्ड ऑपरेटर्स है। तुम और करते हो तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो और के केस में वो एक्सप्रेशन या वो पूरा कंडीशन इवेलुएट होता है एज ट्रू। वो पूरा कंडीशन इवेलुएट होता है ट्रू। और अगर वही सेम एक्सप्रेशन के अंदर तुमने एंड क्लॉज लिखे
और जब तक लेफ्ट भी ट्रू नहीं होता और राइट भी ट्रू नहीं होता है तब तक वो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाता, या जब तक वो इवेलुएट ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ मुदस्सिर भाई बोलो। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, सर बफरिंग हो रहा। बफरिंग हो रहा मतलब? लोड नहीं हो रहा, नो इंटर कनेक्टिविटी। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। लेट आ रहा है। नो कनेक्टिविटी बता रहा सर। कनेक्टिविटी। रेहान सर। रेहान सर। रेहान सर, आवाज नहीं आ रही आप। Again to join the class.
ठीक है, तो हाँ, मैंने फिर एंड और गेट्स बताया तुम लोगों को। एंड और गेट्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स से हम लोग ये मैंने फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बताया तुम लोगों को, ठीक है। एंड और कोई किसी ने एक्सऑर किया क्या? किसी ने एक्सऑर किया? एक्सऑर क्या रहता है? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? एक्सऑर क्या रहता है? हाँ, तो बताओ फिर एक्सऑर क्या रहता है कोई? कल मैंने बोला था तुम लोग को, और एन एंड गेट तो मैंने कल बताया था तुम लोगों को। और फिर तीन का भी तीन 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 तरह से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी ने एक्सऑर नहीं किया क्या? एक्सऑर को नॉर भी बोलते हैं, इसके लिए ये सिंबल है। If x evaluates to true and y evaluates to, or x evaluates to false and evaluates to true, तो इसमें क्या होता है कि एक्सऑर में 0 0 फॉल्स इवेलुएट होता है और 1 1 भी फॉल्स इवेलुएट होता है। सिर्फ जो अपोजिट पेयर है वो ही ट्रू इवेलुएट होते हैं एक्सऑर में। एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और बोलेंगे तुम उसको, या जो भी है। तो इसमें क्या होता है एंड में, ओनली ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। और में क्या होता है, ओनली ट्रू if one of the one of the combination is true. True if one of the combination is true। एक्स और जो कि एक्सक्लूसिव और रहता है, इसमें क्या रहता है, मतलब इसमें क्या रहता है कि अगर अपोजिट है तो ये ट्रू रहता है। मतलब एक जीरो है, एक वन है, या एक वन है और एक जीरो है तो ट्रू रहता है। मतलब और अगर सेम है, मतलब एक्स वन है और वाई वन है तो फॉल्स हो जाएगा। एक्स जीरो है और वाई जीरो है तो भी फॉल्स हो जाएगा। मतलब सेम है, मतलब सेम नहीं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वन ट्रू ट्रू भी फॉल्स। हाँ,
तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे ट्रू ट्रू भी आउटपुट देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ट्रू ट्रू भी आउटपुट फॉल्स आ रहा है, ट्रू फॉल्स आउटपुट ट्रू आ रहा है, फॉल्स ट्रू आउटपुट ट्रू आ रहा है। हाँ। हेलो। बफरिंग हो रहा था। हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ रेहान सर, बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ऐप के थ्रू। ठीक है, कोई एक दो यहाँ पे रुको, बाकी के लोग मैं गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, उस पे ज्वाइन करो। ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि एक्सॉर में ट्रू 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 और एक्सॉर जो है, जैसे कि एक्सॉर जो है वो शिफ्ट और सिक्स पे जो है ना एक सिंबल, उसके थ्रू अपन एक्सॉर डिनोट करते हैं। तो ट्रू 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 ये इवेलुएट करता है फॉल्स, इवन फॉल्स और फॉल्स ये इवेलुएट करता है फॉल्स, और बाकी के सबको मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स अगर अपोजिट आ गए, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये इवेलुएट करता है ट्रू को, और फॉल्स ट्रू को ये इवेलुएट करता है ट्रू को। अपोजिट्स रहेंगे तो ट्रू इवेलुएट करता है, और अगर सेम रहेंगे मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो फॉल्स इवेलुएट करता है, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स इवेलुएट करता है। ठीक है, तो ये एक्सॉर एक्सॉर है, बाकी तो मैंने बताया है। अब मैंने कल तुम लोग को बोला था कि अगर मल्टीपल रहेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, मल्टीपल रहेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो तुम लोग ने लिखा तो सही है सब लोग ने, बट मतलब मेरा कॉम्बिनेशंस जो है ना, कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ।
तुम्हारे पास ये x है, तुम्हारे पास ये y है। अभी मैंने ये x और y का कॉम्बिनेशन तो तुम लोगों को पता है। x और y का कॉम्बिनेशन, x और y है, दो ही है, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? पहले क्या करने का, जीरो और जीरो लिख देने का, दो बार जीरो लिखने का, दो बार वन लिखने का। तो ये चार कॉम्बिनेशन हो गए, मतलब दो बार जीरो लिखेंगे। क्यों दो बार लिखे तुमने? क्योंकि एक्स और वाई है। और फिर जीरो वन लिखने का, और फिर से जीरो, और फिर वन लिखने का, मतलब एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन। तो ये चार कॉम्बिनेशन हो गए। अब अगर तुम्हारे पास तीन, तो इसका तो तुमको मालूम है, एक्स और वाई आया तुमको यहाँ पे, एक्स और वाई आया तुमको, तो स्क्रीन, अच्छा ये गूगल मीट में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अगर दो दो ही ऑपरेटर्स है, तो दो ही वेरिएबल्स है तुम्हारे पास, एक्स और वाई, और दोनों के बीच में तुमको कॉम्बिनेशन बनाने का, तो पहले जीरो जीरो लिखने का, और बाद में वन वन लिखने का, बाद में जीरो वन लिखने का, मतलब एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, ठीक है। अब अगर तीन बार आ गया तुम्हारे पास, तो तीन अगर कॉम्बिनेशन आए, एक्स वाई और जेड, तो क्या करने का, यहाँ पर यहाँ पर एक दो तीन चार बार जीरो लिखने का, एक दो तीन चार बार वन लिखने का, ठीक है। और फिर बाद में दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, और दो बार वन, ठीक है। और फिर बाद में z के केस में जीरो एक बार, वन एक बार, जीरो एक बार, वन एक बार, जीरो एक बार, वन एक बार, जीरो एक बार, वन एक बार। तो इस तरीके से एक्चुअल में जब तुम लिखेंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास चार वेरिएबल्स आते हैं, p q r और s, तो चार के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? टू रेस टू फोर, मतलब फोर 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 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो पहले 16 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहले आठ बार जीरो लिखने का, और फिर आठ बार वन लिखने का, फिर बाद में यहाँ पे दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए चार बार जीरो लिखने का, चार बार वन लिखने का, चार बार वापस से जीरो लिखने का। मैंने 16 डाला कि नहीं डाला? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये वाला, और चार बार जीरो, चार बार वन, ठीक है। फिर से यहाँ पे आएंगे तो फिर अब कितने रहेंगे? नहीं, दो बार जीरो ना, दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, जीरो, वन, जीरो, वन। समझा ये सबको कैसे कॉम्बिनेशन बनाते? पहले मैंने, अगर तीन वेरिएबल है मेरे पास, तीन वेरिएबल है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे तुम्हारे? आठ कॉम्बी, मतलब पहले तो आठ पॉसिबिलिटीज बनेंगे। चार बार जीरो लिख देने का, चार बार वन लिख देने का, बराबर। बाद में दूसरे y के अंदर क्या करने का, दो बार जीरो लिखने का, दो बार वन लिखने का, दो बार जीरो लिखने का, दो बार वन लिखने का, और बाद में z के केस में जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो इस तरीके से तुम्हारे लिए पूरे आठ पॉसिबिलिटीज, ये आठ कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तीन वेरिएबल के लिए। बाद में अभी और ऑपरेटर यूज करने का है यहाँ पे। तो पहले क्या करना, एक्स और वाई का और करना, जीरो और जीरो, जीरो। अब ये जीरो जो आउटपुट आया उसको जेड के साथ लगाएंगे तुम, बराबर। तो जीरो और जीरो फिर से जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जीरो और जीरो, जीरो। लेकिन जीरो और वन, हाँ, जीरो और वन ट्रू होगा, ट्रू बोले तो वन, तो इसका आंसर वन। फिर बाद में यहाँ पे जीरो और वन वन, वन और जीरो वन,
तो इस तरीके से 0 और 1, 1 और के केस में बोल रहा हूँ, 1 और 1 भी 1, मतलब कोई भी एक 1 रहेगा तो ये 1 हो जा रहा है, कोई भी एक 1 रहेगा तो एक 1 हो जा रहा है, बाकी सबके टाइम पे 0 हो जा रहा है। यही चीज तुमको एंड करने का है, तो ये x और y हो गया। अगर तुमको ये x एंड y करना है तो 0 0 तो 0 0 0 रहेगा। यहाँ पे भी कोई भी ये 0 0 0, 0 1 भी जीरो होता है, ये एंड के केस में इधर भी जीरो चूंगा, इधर भी जीरो चूंगा, इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, और सिर्फ 1 1 1 अगर सब जगह रहा तो ये वो ट्रू रहेगा। बराबर। और ये चार अगर वेरिएबल्स रहेंगे तो चार वेरिएबल के केस में टोटल दो नंबर है, तो 16 कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो 16 कॉम्बिनेशन कैसे बनाना? पहले 8 बार जीरो लिख देना, 8 बार 1 लिख देना, फिर बाद में 4 बार 0 लिखना, 4 बार 1 लिखना, फिर से 4 बार 0 लिखना, 4 बार 1 लिखना, फिर 2 बार 0 लिखना, 2 बार 1 लिखना, 2 बार 0 लिखना, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर बाद में 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख देना। तो ये तुम्हारे पूरे 16 कॉम्बिनेशन विद 0 1 0 1 0 1 बन जाते हैं। फिर इसके अंदर तुम अपने अपने हिसाब से एंड गेट, और गेट और एक्सऑर गेट लगा सकते हो। बराबर। अभी मैंने एक्सऑर गेट बताया। एक्सऑर गेट में क्या होता है? एक्सऑर गेट लगाया अपन ने, एक्सऑर गेट में क्या होता है? अभी ये एक्स और बोले तो ये शिफ्ट और 6 दबाएंगे तुम तो एक जो सिंबल आता है उसको एक्स और बोलते हैं। एक्स और में जब तक दोनों सेम नहीं रहेंगे, मतलब 0 और 0 में 0 मिला, और फिर 0 और 0 में 0 मिला, तो 0 0 मिला तो ये फॉल्स रहता है। 0 0 मिला तो फॉल्स, और फिर से 0 1 मिल गया तो क्या होगा? क्या बोला, सही जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ, दोनों सेम रहेगा तो फॉल्स रहेगा, और फिर ट्रू रहेगा। तो अभी यहाँ पे 0 0 मिला तो फॉल्स मिला, लेकिन फॉल्स और फिर से 1 मिला तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा ये। तो ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 1 मिला तो ट्रू, 1 1 0 मिला तो फिर से ट्रू, 0 1 मिला तो ट्रू, 1 1 मिला तो फॉल्स, तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 0 मिला तो 1, और 1 0 मिला तो 1, फिर बाद में 1 0 मिला तो 1, 1 1 मिला तो फॉल्स, 1 1 मिला तो 1, 1 1 मिला तो फॉल्स, फॉल्स और 0 0 0 मिला तो वापस फॉल्स। बराबर। 1 1 मिला तो फॉल्स, फॉल्स और 1 मिला तो 1। तो ये एक्सऑर गेट का इनपुट है तीन वेरिएबल के केस में। समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? जिसको भी यहाँ पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक तो भी यहाँ पर रुको, क्योंकि अगर कोई एक भी नहीं रुकेगा वो वाले मीट में तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, तो ये सब था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस थे एक्स वाई और जेड के, और उसके रिजल्ट्स थे। इसमें किसी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंड और ऑपरेटर ही यूज होते हैं। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन सब किसी को? मैंने वापस कल का वापस एक बार रिवाइज किया, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबको एंड और ऑपरेटर समझ में आनी चाहिए, कब मैं और लूंगा, कब मैं एंड लूंगा।
प्रोग्रामिंग लिखा तो अपन ने क्या बोला, अगर लेफ्ट वॉल टचिंग है या फिर और वाई वॉल टचिंग है, मतलब दोनों में से एक भी टचिंग ट्रू रहा तो फिर 180 डिग्री से टर्न हो जाओ। दोनों में से एक भी अगर ट्रू रहा तो पूरा दोनों ट्रू होना पड़ेगा, और दोनों ट्रू होना पॉसिबल ही नहीं है, दोनों ट्रू होना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा जब स्प्राइट लेफ्ट भी टच करेगा और राइट भी टच करेगा, तो वहां पे और ही लगाना पड़ता है तुमको। Perfect. Yeah, there's probably some question being asked if touching the black line, and it happens to be a couple of sprites, each of which is just literally a vertical black line. We're probably asking a question like, are you touching it? Or a lot going on at first glance, but if I'm touching the left wall, change my X value by 1, sort of move away from it a little bit. Maybe this one here, where the adversary in this game might, for instance, be designed to be bouncing, to stand in your way. जैसे ये हो गया है, and in your way. It's just like a maze. What if now we want a more another adversary, a more advanced adversary down the road, for instance, to go and follow us wherever we are? क्या हुआ? हाँ वही और मैं बस लास्ट में कुछ रह गया कि चेक कर रहा हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। This time we want the other sprite to not just bounce back and forth. All right, change the number of steps to 2. So let's try that. So now they got twice as fast. Let me go ahead and just get this out of the way. Oops, let me make it a fair fight. Green flag. All right, I unfortunately am still moving 1 pixel at a time, so this isn't going to end well. It caught up to me. And if we're really aggressive and do something like 20 steps at a time, click the green flag. Jesus. Okay, so that's how you might then make your levels progressively harder and harder. So it's not an accident that we chose these particular examples here involving these particular schools, because we have one more demonstration we thought we'd introduce today. If we could get one other volunteer to come up and play what was called by one of your predecessors, Ivy's hardest game. Let's see, Hugh in the middle. Do you want to come on up? What's your name? Say again? Come a little closer, actually, and say it. Sorry, hard to hear here. All right, a round of applause here if we could, too. Okay, sorry, what's your name? Celeste. Come on over. Nice to meet you, too. So here we have on this other screen, Ivy's hardest game, written by a former CS50 student. I think you'll see that it combines these same principles. The maze is clearly a little more advanced. The goal at hand is to initially move the Harvard crest to the sprite all the way on the right so that you catch up to him in this case. But you'll see that there's different levels and different levels of sophistication. So if you're up for it, you can use just these arrow keys, up, down, left, right. You'll be controlling the Harvard sprite. And if we could raise the volume just a little bit, we'll make this our final example. Here we go. Clicking the green flag. Right. Feeling ready? Yep. Spacebar. Excellent. 2 Yales now. Keep going. I told you, homeboy, can't touch this. Yeah, that's how we live in. Nice. Can't touch it. Look at my eyes. Can't touch it. Let me bust this on my lyrics. Straight through kids. Lead it. Like that, now you know you're being so cool. Out of your seat and get a fire gun and catch it. Hold on. Hold a little bit and let me know what's going on like that. Like that. Hold a little bit and fall on back. Let me know. There you go. There you go. All right. Yo, sound the bell. School is in.
last level. Oh. Oh. Keep going, keep going. Yes. Almost there. There we go. Go, go, go. One more. Yeah. Here we go. Congratulations. All right, that's it for CS50. Welcome to the class. We'll see you next time. ठीक है, तो अभी हम लोग ओके, तो आज मतलब कल तो ऑलमोस्ट हो ही गया था अपना, बस ये लास्ट 1-2 मिनट देख लिया अपन ने कि कैसे कैसे ये लोग ने हार्ड हार्ड गेम्स बनाए हैं इसके अंदर, और ये सब स्टूडेंट्स ने ही बनाए हुए गेम है इन लोग के एज अ प्रोजेक्ट। तुमको और इसमें और अच्छे से करना है, यही पहले तो ये हमेशा जब भी तुमको कुछ भी करना है तो यू कैन गो बैक एंड लर्न स्क्रैच में तुम हम लोग का, क्योंकि स्क्रैच प्रोग्रामिंग को तुमको स्टॉप नहीं करना है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग को तुमको कंटिन्यूअसली करते रहना है। यू हैव टू कीप डूइंग द स्क्रैच प्रोग्रामिंग। स्क्रैच प्रोग्रामिंग तुम लोगों को लॉजिक बिल्डिंग करने में बहुत हेल्प करने वाली है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग, कंडीशंस राइटिंग, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कंडीशंस कैसे लिखते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, ये सब चीजें ये सब चीजें तुमको तुमको स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखने को मिलेंगी। और यही जो जो सीखेगा इसको ही तुम लोग ये मास्टर करोगे, यही चीज को मास्टर करोगे तुम लोग, तो तुम लोग आगे आगे बहुत अच्छे से चीजें लिख पाओगे। अगर यहाँ पर ही तुम लोग अटक गए तो आगे थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो द मेन थिंग इज यू शुड बिल्ड problem solving skills. You should build where should I write if statement, what is or statement, where should I write if else, और इस तरीके से तुम लोगों को अपने अपने को वो चीजें अगर तुमको इम्प्रूव करना है, राइटिंग इफ एल्स और ये सब चीजें, लूप्स कैसे लिखते हैं, तो पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैंड्स ऑन होना है। और रोज कुछ ना कुछ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिस करो, खुद का दिमाग लगाओ। नहीं है, लेकिन जस्ट किसी का देखकर भी करना इज अ स्किल। मतलब तुमको ये स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा कि मेरे को क्या सर्च करने पे क्या मिलेगा, मतलब मैं क्या गूगल करूंगा तो क्या मिलेगा, मैंने हाउ हाउ आई विल राइट द कोड, या फिर हाउ, मतलब एटलीस्ट किसी और ने लिखा हुआ कोड तो भी समझ में आ जाना देखने के बाद। मतलब ये स्क्रैच के जितने भी अभी तक के प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन लोग ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये तुम लोगों को जो भी ठीक लगता है कोई भी एक प्रोजेक्ट को पकड़ो और ट्राई लुकिंग एट इट, मतलब उसको देखना चालू करो, उसको देखो कि वो क्या कर रहा है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इससे तुमको क्या आइडिया मिलेगा कि लोग कैसे कैसे लॉजिक्स लिखते हैं। मतलब कोई भी एक गेम ओपन कर लो, कोई भी एक गेम ओपन कर लो, यहाँ पे सी इनसाइड कर लो, तो यहाँ पे तुमको इसका पूरा कोड मिलता है। उसने उसने क्या कोड लिखा है यहाँ पर, उसने क्या कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो चेक करो कि वो करना क्या चाह रहा है यहाँ पर, या इन लोग ने किया क्या है।
पता नहीं इसने क्या किया है। खैर, ये एक एग्जांपल बोल रहा था, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखो, मतलब CS50 वगैरह के, जैसा कि ये मेज मेज गेम ही हो गया, ये हार्डेस्ट गेम, ये जो अभी ये लोग ने प्ले किया है, ये ये जो CS50 का भी जो हार्डेस्ट गेम वगैरह इन लोग ने इसी टाइम पास बनाया है। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। तुमको तुम लोग इसको समझोगे भी ना, मतलब इन लोग ने माय ब्लॉक्स के अंदर या फिर कौन कौन से वेरिएबल्स वगैरह यूज किए, क्यों यूज किए, ये ऐसा क्यों लिखा इन्होंने, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये मेज गेम बनाया उन्होंने, तो ये गेम कर क्या रहा है, तो ऐसी टाइम मतलब ये प्लेस टाउन कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या क्या कर रहा है ये गेम, मतलब ये तो प्ले गेम जब भी कर रहे हैं अपन, तो ये बहुत सारी चीजें कर रहा है, ये नॉर्मल चीजें कर रहा है, फिर बाद में तुम लोग ये हार्वर्ड के ऊपर जाओगे तो इसका कोड अलग लिखा हुआ है, ये स्प्राइट कुछ और कर रहा है, ये लोगो पे जाओगे तो ये स्प्राइट कुछ और कर रहा है, ये मैन का तो हाँ काम खाली इसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं होगा, बस के कोई तो भी स्प्राइट उसको टच कर रहा है तो वो पॉइंट बढ़ा रहा है या न्यू लेवल पे जा रहा है। तो इस तरीके से when I receive last level या next level या start level, when I receive start hide something like this, लेकिन फिर hide में क्या कॉल हो रहा है, show hide वो क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट उसके मीनिंग्स वगैरह से सिर्फ देखने की कोशिश करो, इतने हार्ड भी नहीं, छोटे छोटे गेम्स देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, दो तीन लाइन भी या छोटा सा ब्लॉक भी समझने की कोशिश करेंगे तुम लोग, तुमको कुछ तो भी समझ में आएगा, नहीं भी आया तो तो एटलीस्ट तुम देखो तो सही कि क्या रहता है प्रोग्रामिंग, इसको इसको एक्सपीरियंस करो कि हाउ प्रोग्रामिंग में क्या 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 चीजें होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें तो हजारों एग्जाम्पल्स है दो, बट तुम लोगों को कौन सा एग्जाम्पल लेके इसको खाली देखना है कि इसने स्टार्ट बटन पे क्या लिया है, इंस्ट्रक्शन पे क्या डाला है, मारियो के क्लिक पे क्या डाला हुआ है, स्विच कॉस्ट्यूम कैसे कर रहा है, ये सब तुम लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हो, ठीक है। ये अलग तो ये बुलाते हैं। हार्वर्ड के में जो बताया वाला है, वो उसका कोड कहाँ पे है इसमें, प्रॉब्लम सेट में है या कहीं है? कौन सा कोड? इसका CS50 का जो गेम है लास्ट जो भी आपने बताया है। ये अभी मैंने ओपन किया था ना उसको। हाँ हाँ, तो किसमें से ओपन करना है सर? ये इधर जाओ ना, मतलब ये स्क्रैच पे क्लिक करो, यहाँ पे एक्सप्लोर में जाओ और यहाँ पे ये हार्डेस्ट गेम मैंने टाइप किया, एंटर मारो यहाँ पे सर्च करके, ये आईवीज हार्डवेयर गेम CS50, ये देखो लिखा हुआ है, ये गेम है ना, ये गेम है वो 2019 में CS50 के एक स्टूडेंट ने ही बनाया हुआ गेम है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो गेम वगैरह है। तुम अगर इधर जाओगे CS50 के वेबसाइट पे और यहाँ पे स्क्रैच प्रोग्रामिंग में जाओगे, तो एक और चीज तुम लोग एज अ असाइनमेंट वगैरह अगर तुमको कुछ करना ही है इसमें बहुत अच्छा, देन यू कैन गो टू दिस प्रॉब्लम सेट जीरो, प्रॉब्लम सेट जीरो, और ये उनका असाइनमेंट है, ये मेरा असाइनमेंट नहीं है, बट मैंने ये तुम लोग को दिया भी है शायद, कि तुम लोग ये असाइनमेंट या ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो।
कहाँ गया ये प्रॉब्लम सेट? इतना ही है कि नहीं लोड हुआ मेरा? नहीं इतना ही आ रहा सर, मेरे पास भी इतना ही है। नहीं नहीं, ज्यादा आना चाहिए। ये है एक्चुअली, ये है स्क्रैच तुम्हारा, ये है। तुमको ये सबमिट क्या करना है, ठीक है, ये ठीक है। गो टू सबमिट, सबमिट वगैरह तो बात की बात है। इसमें it's time to choose your own advantage. Your assignment quite simply is to implement in Scratch any project of your choice, be it interactive story game, animation or anything else. अच्छा ये तो मैंने दिया ही है, और तुमने your project must be at least 2 sprite, at least one of them must not be a cat. Your project must be at least 3 sprites total, not necessary 3 per se. Your project must use at least one condition, at least one loop, and at least one variable. Your project must use at least one custom block. मतलब तुम खुद का फंक्शन बनाओ, you make your own function. So actually गेम पे फोकस नहीं है, फोकस है कि तुमको यहाँ से अभी ये पूरी प्रोग्रामिंग करने के बाद तुमको कंडीशंस क्या रहती समझ में आता क्या? तुमको प्रोग्रामिंग में लूप क्या रहता समझ में आता है क्या? तुमको प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या रहते समझ में आता क्या? तुमको खुद का एक फंक्शन बनाना है, कस्टम ब्लॉक बनाने आता है क्या? खुद का एक फंक्शन बनाना मतलब तुमने एक खुद का एक फंक्शन बनाना, फंक्शन को इनपुट कैसा देते वो आता क्या? अब तुमको ये पता है क्या कि जो भी एक फंक्शन रहता है वो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। तो आउटपुट को हम लोग रिटर्न देता है बोलते हैं वो फंक्शन, और इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये सब चीजें ना, फंक्शंस, लूप, वेरिएबल्स, कंडीशंस, बुलियन एक्सप्रेशंस, ये सब तुमको आगे कोडिंग में आने वाले हैं। तो अभी अगर तुमको ये टर्मिनोलॉजी, इसका लॉजिक यहाँ पर तुम लोग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एडेड एडवांटेज हो रहा है, तुम्हारे लिए एडेड एडवांटेज हो रहा है ये पूरे स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो इसीलिए ये पॉइंट्स को टुगेदर ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट अपने को बनाना था। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, लेकिन एटलीस्ट ये ऊपर के 1 2 3 4 पॉइंट तुम्हारे कवर होने चाहिए। जो भी गेम वगैरह या जो भी तुम बना रहे उसमें तुम 1 से 2 स्प्राइट रखो या 1 से 2 ऑब्जेक्ट्स रखो, और फिर कंडीशंस डालो, लूप डालो, एक तो भी वेरिएबल होना, स्कोर का तो भी वेरिएबल होना, और ऑटोमेटिकली जैसी जैसी स्कोर बढ़े वैसा वैसा तुम्हारा वो वेरिएबल ने बढ़ना। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, तो वेरिएबल क्या रहता है, क्यों लेते हैं हम लोग, उसको कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो एटलीस्ट तुमने ये सब चीजें भी कर दिया तो ठीक है एज असाइनमेंट। सर मैंने जो ये किया था, प्रोजेक्ट किया था, ये तो सारी चीजें मेंशन थी सर, मैं ब्लॉग भी था। हाँ ये सब था तो ठीक है, मतलब जो हो गया तो ठीक है, फिर अगर तुम लोग ने कर दिया तो अच्छी बात है। जिसने नहीं किया मैं उसको बोल रहा हूँ, या फिर अगर तुमने ये सब चीजें करे नहीं होंगे अपने प्रोजेक्ट में कि कोई फंक्शन नहीं बनाया होगा या अलग से ब्लॉक नहीं बनाया होगा, वैसा तो ये हम लोग ने इंडिविजुअली सभी कर दिया है। इंडिविजुअली मैंने सभी बता दिया है, कंडीशन बना दिया है, लूप बना दिया। अब तुमको ये तीनों चारों चीजें जो भी अपन ने पढ़े उसको एक प्रोजेक्ट में डाल के बनाना चाहिए। तुमने खुद का एक प्रोजेक्ट या खुद का एक गेम बना के तुमने ये चारों चीजें, पांचों चीजें इंप्लीमेंट करना चाहिए। कौन सा स्क्रिप्ट? स्प्राइट 3 scripts total, that is not necessary. स्क्रिप्ट बोले तो एक स्क्रिप्ट बोले तो ये मतलब ये इतने को एक स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये दूसरा स्क्रिप्ट, ये तीसरा स्क्रिप्ट, या अलग अलग स्क्रिप्ट बोले तो ये यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट, ये दूसरा स्क्रिप्ट, ये तीसरा स्क्रिप्ट, मतलब कोड को स्क्रिप्ट बोलते हैं एक्चुअली। समझ रहे हो? और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, चलो तो फिर अभी ये अपनी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बेसिक्स हमारा कवर हुआ है। बेसिक्स इन द सेंस
कोडिंग वगैरह क्या रहती है, थोड़ा और बेसिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये अभी यहाँ से हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट चालू करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अभी अगर हम लोग HTML और CSS की बात करें तो ये बहुत अब से बहुत मतलब अभी तुम्हारा एकदम टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर काम चालू होने वाला है। ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग वगैरह ये तुम लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मतलब एटलीस्ट जिसको करना है, मतलब मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट कोई बीच में से आया या किसी का छूट गया या कुछ हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन ऑल स्टार्ट विद HTML एंड CSS, जो कि अभी हम लोग मेन जो हमको करना है, जिसके अंदर इंटरव्यू के क्वेश्चंस मेजरली आते हैं, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। So all right, this is CS50, and this is already week 8. And if we think back to like the past several weeks now, recall that things started pretty interestingly, pretty interactively in like week 0 when we were using Scratch, because with Scratch we had a GUI, a graphical user interface. So even as we explored variables and loops and conditionals and all of that, you had kind of a fun environment in which to express those ideas. And then in week 1, we sort of took a lot of that away when we introduced C and a terminal window and a command line, because now all of your programs became very textual, very keyboard based, and gone was the mouse, the animations, the menus, and so forth. And so now, fast forward to week 8, we're going to bring those kinds of user interface, UI elements back in the form of web programming. And this goes beyond just laying out websites. This will, to this week and next week, combine elements of the back-end server stuff that we've been doing for the past several weeks, using Python, using SQL, and now introducing a couple of other languages on the so-called client side on your own Mac, your own PC, your own phone, that's going to talk to those back-end services. So indeed, at this end of CS50, does everything rather come together into a user interface that's just super familiar. All of us are on our phones, desktops, laptops every day, and increasingly, even the mobile apps that you all are using are implemented not necessarily in languages like Swift or Java, if you're familiar with those, but with languages called HTML, CSS, and JavaScript, which we'll focus on here today. But before we do that, let's kind of provide a foundation on which these apps can run, because indeed, we'll start to look underneath the hood of how the internet itself works, albeit quickly, so that we have kind of a mental model for where all of this code is running, how you can troubleshoot issues, and how really ultimately after CS50 you can learn by just poking around other actual websites. So the internet, we're all on it, literally right now. What is it, in your own words? What is the internet? तो तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वो मतलब अपन जो सीखने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोगों को पता ही है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं तो तुम जैसे google.com डालते तो ये जो UI मिल रहा तुमको, ये जो स्क्रीन दिख रहा है तुमको, HTML CSS
CSS बोले तो कलर करना है, तुम्हारे पेज को कुछ भी कलर करना है, पेंट करना है, कलर करना है, मार्जिन देना है, बॉर्डर देना है, कुछ भी करना है तुम्हारे पेज को, तो इसको क्या यूज करेंगे हम लोग? CSS यूज करेंगे। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस पे तुमने क्लिक करा तो क्या होना, एक्शंस और इवेंट्स वो क्या करता है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए? जावास्क्रिप्ट। और ये तीनों मिलके क्या होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक लेमैन टर्म में या नॉर्मल टर्म में या दूसरों को समझ में आने के टर्म में, इसको क्या बोलते हैं? UI। उसको क्या बोलते हैं? UI, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? UI बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर का इंटरफेस, मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो सामने से इंटरैक्शन हो रहा है, यूजर का इंटरैक्शन, यूजर का इंटरफेस है वो। मतलब मैक में तुम खोल के कोई तो भी मशीन के ऊपर काम करते हो, या फिर तुम अपने मोबाइल पे भी जो भी चीजें खोल रहे हो, कोई भी गेम खोल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, गूगल खोल रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक UI खोल रहे हो। क्या खोल रहे हो? एक UI खोल रहे हो, एक यूजर इंटरफेस खोल रहे हो तुम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, तो ये जो UI है, 80% of the world's UI is built in these three languages. Majorly is used by JavaScript. 80% जितने भी अभी तक वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस वगैरह में कहां से होता है ये सब? हाँ। और ये इतना क्यों फेमस हुआ UI? क्यों फेमस हुआ इतना UI इंटरफेस? हाँ, मतलब एक्चुअली इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इसकी बिगिनिंग पे जा रहा हूं मैं, इसकी हिस्ट्री पे जा रहा हूं मैं, कि ये UI आया ही क्यों, ये यूजर इंटरफेस, ये HTML और CSS और ये जावास्क्रिप्ट बना ही क्यों? क्यों बना? हाँ, देखो ये आया कब, इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ, ये इन्हें जैसा अपन बोलते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस कहां से हुआ, कि ये आया क्यों? क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले इंटरनेट आया। क्यों आया? अगर इंटरनेट ही नहीं आता तो ये आता क्या? ये चलता क्या? हाँ, नहीं चलता ना। तो ये क्यों आया, मतलब इसका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ इंटरनेट से। इंटरनेट क्या रहता? कोई बता सकता? व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? क्योंकि ये जो तुम फेसबुक खोल रहे हो, ये गूगल खोल रहे हो, ये सब खोल रहे हो, ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये तुम खोल के जैसे तुम एंटर मार रहे हो तो कहां जा रहा है? तुम जो टाइप कर रहे हो वो क्या टाइप कर रहे हो? उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? उसको प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर के टर्म्स में क्या बोलते हैं? ये सीखना जरूरी है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाने से पहले। तो व्हाट इज इंटरनेट? कोई बता सकता है व्हाट इज इंटरनेट? अगर तुम लोग को यहाँ पे स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो सब लोग वो गूगल मीट पे जा सकते हो, सब लोग गूगल मीट पे आ सकते हो। व्हाट इज इंटरनेट? ठीक है, चलो, नहीं पता तो पढ़ लेते हैं। This utility nowadays that we all rather take for granted. How would you describe it? Okay, big storage, and indeed that's how the cloud is described, which is kind of an abstraction, if you will, for a whole lot of wires and cables and hardware. And the internet, other formulations of the term. How else? Okay, a bunch of data that we can all reach by way of being interconnected somehow with wires or wirelessly. And so really the internet too is a hardware thing. There's a whole lot of servers out there that are somehow interconnected via physical cables, via internet service providers, via wireless connectivity and the like. And once you start to have networks of networks of networks, you get the internet. Indeed, Harvard has its own network, and Yale has its own network, and your own home probably has its own network. But once you start connecting those networks, do you get the interconnected network that is
the internet as we now know it. So there's this whole alphabet soup. तो ये क्या है? इंटरनेट इज नथिंग बट इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स बोले तो अभी मैं यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर हूँ, बोले तो मैंने यहाँ पे वाईफाई लगाया है, मेरा यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एक नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है। तो उसमें कुछ तो केबल्स है, उसमें कुछ तो भी हार्डवेयर है, मतलब राउटर है, कुछ तो स्विच है। अब ये जाके कनेक्ट हो रहा वायर से जाके कोई तो भी और बड़े बड़े नेटवर्क से, जो कि और बड़ा नेटवर्क है, वो जाके कनेक्ट हो रहा और बड़े नेटवर्क से। तो अभी ये मेरा होम नेटवर्क है, मेरा होम नेटवर्क है। सबके पास होम नेटवर्क होता है, होम नेटवर्क है। ये मेरा होम नेटवर्क जाके कोई तो भी है मेरा सर्विस प्रोवाइडर, उसके नेटवर्क को जाके कनेक्ट हो रहा है वो वायर, मेरा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। मेरा रेल वायर है, किसी का कोई और होगा, ठीक है। फिर बाद में वो सर्विस प्रोवाइडर का कहीं तो भी जाके कोई और राउटर से कनेक्टेड रहेगा, XYZ नेटवर्क। फिर वो नेटवर्क कोई और जगह कनेक्ट होगा। ऐसा करोड़ों लाखों डिवाइसेस मिलके नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मतलब अगर ये तीनों कनेक्टेड है, बोल रहा हूं मैं, मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया, बराबर, ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब मेरा घर का वायर मेरा जाके पूरा वो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर को लग रहा, मतलब पहले तो यहाँ पे मेरे गली के राउटर को लग रहा, फिर गली के राउटर से पूरे परभनी के राउटर को लग रहा, फिर परभनी के राउटर से फिर महाराष्ट्र के राउटर्स को अलग अलग जगह लग रहा, फिर महाराष्ट्र के राउटर से इंडिया के राउटर को लग रहा, इंडिया के राउटर से फिर पूरी दुनिया के राउटर्स को लग रहा, और तब जाके पूरे ये इंटरकनेक्टेड है। ये सभी वायर्स क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ये इससे ये कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर ये कोई और नांदेड़ के नेटवर्क से जाके वायर कनेक्ट होगा, फिर ये जाके इंडिया के नेटवर्क से कोई तो भी वायर जाके कनेक्ट होगा। ऐसा ये वायर जा 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 जाके कनेक्टेड है, ये पूरा क्या है? कनेक्टेड है, ये सभी कनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स मतलब हर एक नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद जो पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क पे आ जाती है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट। मतलब जैसी तुम कनेक्ट हो रहे हो, तुम्हारे मोबाइल से भी अगर तुम कनेक्ट हो रहे हो तो कहाँ कनेक्ट हो रहे हो? यहाँ के टावर पे कनेक्ट हो रहे हो। वो टावर फिर या तो लैन के थ्रू या केबल के थ्रू, वो कहीं, या फिर और वायरलेस के थ्रू सैटेलाइट से कनेक्टेड है। वो सैटेलाइट कहीं ना कहीं जाके और इंटरनेट से कनेक्टेड है, बराबर। इस तरीके से सब पूरा घूम घुमा के एक साइकिल बनी हुई है। ऐसा लाखों हजारों नेटवर्क्स, लाखों करोड़ों नेटवर्क्स एक साथ जब कनेक्ट हो गए हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट बोलेंगे, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगर तुमको नेटवर्क देखना है तो अगर तुम गूगल पे जाओगे तो तुम लोग यहाँ पे टाइप करोगे इंटरनेट नेटवर्क मैप, देखोगे तुम, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क मैप देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे ये पूरा जो इंटरनेट है ना, पूरा ये वायरिंग से कनेक्टेड है, ये पूरा वायरिंग से कनेक्टेड है। तो ये पूरे वायर्स पूरे दुनिया में फैले वाले हैं। इंडिया में समंदर के थ्रू वायर्स आए वाले, ये देखो कितने वायर्स है, कितने वायर्स ये समंदर के थ्रू आए हुए हैं। और ये सभी वायर्स तुम देखोगे अच्छे से तो ये पूरे वायर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये पूरी जो हर एक लाइन देख रही ना तुम्हारी, ये पूरी नेटवर्क अपने पास इंडिया में जो नेटवर्क आ रहा है, ये देखो, ये यहाँ से यमन से आ रहा है या पाकिस्तान से भी आ रहा है या कहीं से तो भी आ रहा है, जहां से भी आ रहा है। लेकिन ये यूएस वगैरह पूरे ये जो पॉइंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? हमको नेटवर्क ला कर दे रहे हैं, बराबर। ये वेबसाइट थोड़ी उतनी खास नहीं चल रही है, बट तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइंस है, ये पूरा नेटवर्क हब है। यहाँ पे इंडिया में देखोगे तो, अरे यार कहाँ से मूव होगा, कोई और देखते हैं। ये देखो, ये मैप देखो, 3D मैप देखो तुम लोग, ठीक है। ये देखो, ये पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है,
ये पूरा वायर से, एक्चुअल में वो समंदर से कनेक्टेड है। ये देखो, ये जो वायर जा रहा है समंदर के अंदर, ये अलग अलग बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क प्रोवाइडर्स तो ये दुनिया में, पूरे दुनिया में वायरिंग के थ्रू पूरा केबल नेटवर्क फैला हुआ है तुम्हारा। ये केबल नेटवर्क हमको क्या कर रहा है, इंटरनेट दे रहा है। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड एज इंटरनेट। That goes with the internet, some of whose acronyms and terms you've probably seen before, but let's at least peel back some of those layers and consider what some of the building blocks are. So here's a picture of the internet before it was known as the internet back in 1969 when it was something called ARPANET from the Advanced Research Projects Agency. ठीक है, तो सबसे पहले इतना बड़ा नेटवर्क था नहीं। इसकी अभी ये कैसे बना, इंटरनेट कैसे बना, ये हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले कोई तो भी एक ये लोगों के यूएस के अंदर एमआईटी वगैरह यूनिवर्सिटी में एक कोई तो भी दो लोगों ने रिसर्च पेपर निकाले और सबसे पहले उन्होंने नाम दिया इसको ARPANET. Agency, and the intent originally was just to interconnect a few universities here in Utah and California, literally. तो दो यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करने का उन्होंने फैसला किए। तो उन्होंने क्या करे, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी तक केबल लेके जाके दो यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करे 1969 में। Servers or computers on each of those in each of those areas somehow interconnected with wires so that people could start to share data. A year later, it expanded to include MIT and Harvard and others. And now fast forward to today, you have a huge number of systems around the world that are on this. तो पहले स्टार्ट हुआ सिर्फ दो यूनिवर्सिटी ने एक दूसरे को कनेक्ट करा, फिर बाद में दूसरी और यूनिवर्सिटी ने बोले यार हमको भी तुम्हारा डेटा शेयरिंग करना है या हमको भी तुम्हारा डेटा देखना है। तो पहले सिर्फ डेटा शेयरिंग के वास्ते यूज करते थे वो लोग, पहले सिर्फ डेटा शेयरिंग के वास्ते यूज करते थे। पहले ये दोनों ने डेटा शेयर किया, फिर बहुत सारे लोगों network. And in fact, if I just pull up a web page here that's sort of constantly changing, a visualization of the internet as it might now be today, this here in the abstract, all of these lines and interconnections represent just how interconnected the world is today. And it just means that there's all the more servers, all the more cabling, all of the more hardware giving us this underlying infrastructure. But if we focus really on just these nodes, these individual dots, whether back in 1970 or now in 2021, each of these dots you can think of as, yes, a server, but a certain type of server, namely known as a router. And a router, as the name implies, just routes data left to right, top to bottom, from one point to another. And so there's all these servers here on campus at Harvard, on Yale's campus, in Comcast network, Verizon's network, your own home network. You have your own routers out there whose purpose in life is to take in data and then decide, should I send it this way or this way or this way, so to speak, assuming there are multiple options with multiple cables. You in your home probably have just one cable coming in or going out, but certainly if you're a place like Harvard or Yale or Comcast or the like, there's probably a whole bunch of interconnections that the data can then travel across ultimately. So how do we get data among these routers? For instance, if you want to send an email to someone at Stanford in California from here on the East Coast, or if you want to visit www.stanford.edu, how does your laptop, your phone, your desktop actually get data from point A to point B? Well, essentially, your laptop or phone knows when it boots up at the beginning of the day what the local router is, what the address of that local router is. So if you want to send an email from like my laptop over here, my laptop's essentially going to hand it to the nearest Harvard router. And then from there, I don't know, I don't care how it gets the rest of the distance, but hopefully within some small number of steps later, Harvard's router is going to send it to maybe Boston's router, is going to send it to California's router, is going to send it to Stanford's router until finally it reaches Stanford's email server. And we can depict this actually, how about a bit playfully? Thankfully, the course's staff kindly volunteered. तो कुछ समझ में आया है किसी को? ठीक है, खैर ओके। तो
हर एक नोड यहाँ पर, हर एक नोड यहाँ पर, हर एक नोड यहाँ पर, हर एक नोड एक बड़ा राउटर है, एक बड़ा राउटर है। वो क्या है, मतलब कोई ना कोई एक कंप्यूटर है, एक सर्वर है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जो कि, ठीक है मैं साइन इन तो नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक नोड या हर एक हर एक नोड जो भी हम लोग तो जब भी तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर बूट होता है, मतलब जैसे ही तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर चालू होता है, उसको क्या होता है, एक पब्लिक आईपी असाइन होता है। अगर तुम राउटर से कनेक्टेड हो, समझ लो तुम वाईफाई से कनेक्टेड हो, या तुम तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क ऑन कर रहे हो, मोबाइल डेटा ऑन कर रहे हो, तो जैसे ही तुम तुम्हारा मोबाइल डेटा ऑन करते हैं या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट ऑन करते हैं, वैसे ही तुम क्या होते हैं, तुम तुम्हारे नजदीकी राउटर से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाईफाई चालू करा, मेरे अजहर एकेडमी का यहाँ पर जो इंटरनेट है उसको, उसके राउटर है यहाँ पे, उसके राउटर को जैसे कनेक्ट हुआ, वैसे मेरे फोन को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो ये क्या होता है, आईपी एड्रेस से होता है। तो मेरे को अगर कोई भी ईमेल यहाँ से बैठे बैठे कहीं दूर भेजना है, मतलब सऊदी अरेबिया भेजना है या एक ईमेल भेजना है, तो वो कैसे जाएगा? सबसे पहले वो ईमेल क्या होगा, मेरे पहले तो मेरा आईपी रहेगा, और जिसको भेजना है मेरे को ईमेल, उसका मेरे पास क्या रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, बराबर। उसका मेरे पास, उसका भी आईपी रहेगा मेरे पास। जैसा कि ईमेल एड्रेस टाइप कर रहा हूं ना मैं उसका, तो उसका आईपी रहेगा मेरे पास। ईमेल एड्रेस बोले तो आईपी भी रह सकता है उसका। तो वो ऑटोमेटिकली वो आईपी उसका लेगा, और मेरे यहाँ के, मेरे राउटर से इधर सबसे पहले नियरेस्ट राउटर को जाएगा, वो नियरेस्ट राउटर ऐसा जा जा जाके, वहां पर भी क्या रहता है, अल्गोरिदम रहता है। वहां पर भी क्या रहता है, अल्गोरिदम रहता है। वहां पे उसको बोलते हैं राउटिंग अल्गोरिदम से। मतलब कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस पे मैं सऊदी अरेबिया पहुंच सकता। मतलब मेरे को, अब मैं कैसे, कौन कौन से राउटर राउटर से जाऊंगा, बराबर। तो मैं कैसा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अल्गोरिदम बोलते हैं उसको, शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम बोलते हैं राउटर के अंदर। राउटर के टर्मिनोलॉजीज में शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम बोलते हैं। तो कोई ना कोई अल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इंटरनली, जो कि मेरा ईमेल या मेरा मैसेज जो मैंने यहाँ से हाई किया मेरे आंटी को सऊदी अरेबिया में, तो या कहीं पर भी, वो कैसे यहाँ से कौन कौन से सर्वर से गुजर के वो वहां तक पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम्हारे पास हमेशा सोर्स आईपी, तो हमेशा जब भी तुम्हारा कंप्यूटर या लैपटॉप बूट होता है, तुम्हारे वो लैपटॉप के अंदर आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, वो भी देखेंगे अपन। क्या टाइम हुआ? टाइम हो गया ऑलमोस्ट। Here to create a visualization for this using a तो ये familiar राउटर क्या technology. रहते हैं, So here we उन्होंने have थोड़ा some of सा our TFs बताया। and TAs and CAs present and past. Let me go ahead and full screen this window here. Give me just a moment to pull it up on my screen here. And we'll consider what happens if we want to send a packet of information from one person or router, namely Phyllis in this case, in the bottom right-hand corner, up to Brian in this case in the top left-hand corner. So each of the staff members here represents exactly one of these routers on the internet. The applause is appreciated. It actually took us a significant number of attempts to get that ultimately right. So when तो यहाँ पर अभी इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक मैसेज है, एक पैकेट को कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं ये लोग।
तो ये जो पैकेट को जो पहुंचाने का है, तो ये जितने भी लोग यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे थे, वो एक राउटर है, वो एक राउटर है, हर कोई एक राउटर रिप्रेजेंट करता है। और फिर वो पैकेट जो भी है वो एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, क्योंकि कनेक्टेड है ना, वो एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, तीसरे राउटर से चौथे राउटर। पे भी जैसा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो गूगल 3 से 4 तरीके बताता है तुमको वहां पे। से या अलग अलग नेटवर्क से जाकर, अभी वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, कुछ भी होने दो, लेकिन दोनों में से एक तरीके से वो पैकेट कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन रुकते हैं, इसके आगे का कल करेंगे। तो लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे जो सीख रहे हैं, इट इज जस्ट द बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल। ये पैकेट वगैरह है, ठीक है, वो अपन कल पढ़ेंगे अच्छे से, कि वो कैसे तुम लोग facebook.com लिखने के बाद क्या होता है। तुम लोग facebook.com लिखने के बाद या google.com लिखने के बाद होता क्या है, और वो पेज या HTML कैसे तुम लोगों को मिलता है, या कैसे तुम लोगों के पास वो पेज या HTML आता है, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी हुआ? इंटरनेट क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस क्या रहते हैं, कैसे ये पूरी दुनिया में वायर्स फैले हुए हैं, राउटर्स के थ्रू कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग, डिटेल में नहीं देख रहे, बट ये सभी टर्मिनोलॉजीज, ये सभी टर्म्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। व्हाट इज अ राउटर, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज आईपी एड्रेस, व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज, क्योंकि ये सभी चीजें जब तुम खुद का बनाओगे, तुम जब खुद का वेबसाइट बनाओगे, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा आईपी क्या है, वेबसाइट का आईपी क्या है। वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना बोले तो क्या रहता। तो अब तुम खुद का वेबसाइट बनाना जा रहे हो यहाँ पे, या खुद की वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इसका बेसिक्स यहाँ पे अभी उसका बेसिक्स चल रहा है। मतलब अभी हम लोग का एक्चुअल कोर्स चालू हो गया है, और अभी हम लोग का हम लोग HTML और CSS की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वी आर लर्निंग द बेसिक्स के व्हेन यू लोड अ पेज व्हाट हैपेंस, और इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी तक जो भी पढ़ा, किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, साइलेंस मीन्स नो क्वेश्चन। ठीक है, कल देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू।